पांचों किस्सा चौथे दरवेश का है, जो चार दरवेशों के किस्से में तवालक के एतबार से तीसरे नंबर पर है। पांचवा किस्सा जो है चौथे दरवेश का है लेकिन तीसरे नंबर पर है, यानी मजमूई तौर से सबसे तवील किस्सा सगे प्रश्न का है। पूछा जाएगा सबसे तवील किस्सा जो है पांचों दरवेश में किसका है, तो सगे प्रश्न का। चारों दरवेश सबसे तवील किस्सा जो है पहला दरवेश का। नोट दोस्तों, जब ये पूछा जाए कि किस दरवेश का किस्सा सबसे तवील है तो जवाब पहला दरवेश का होगा, लेकिन जब ये पूछा जाए कि बागो बहार का कौन सा किस्सा तवील है तो जवाब तीसरा किस्सा यानी ख्वाजा सगे प्रश्न का किस्सा होगा। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आजाद वक्त बागो बहार का मरकजी किरदार, सबसे मुतहरक किरदार जो है आजाद वक्त का है, बागो बहार का मरकजी किरदार। किसी के अहम किरदार ख्वाजा सगे प्रस्त और उसके भाई के हैं, किसी का अहम किरदार जो है ख्वाजा सगे प्रस्त उसके भाई के। नुस्रवानी किरदारों में दमिश्क की शहजादी के आदात व एतबार शाहाना नौयत के हैं। बसरे की शहजादी अपने फहम और जकावत की बिना पर कारी की तवज्जो का मरकज बन जाती है, लेकिन नुस्रवानी किरदारों में सबसे अहम किरदार जो है वजीर जादी का है। दीगर किरदार जो है इसमें ये आप इसको याद कर लीजिएगा। नौफल बादशाह, बहरूर, हशीबी मुबारक बादशाह, मलिक सादिक, हातिम ताई, बेदार वक्त, यूसुफ सौदागर, ये सारे किरदार इनके अहम हैं। तो ये सारे किरदार आप याद कर लीजिएगा। कुल से दरवेश में किस किसका किरदार है, क्या क्या नाम। तो आज जो है दास्तान बागो बहार लेकर आया हूँ और इसके मुसन्निफ जो है मीर अमन दहलवी है। इनके हयात खिदमत और कारनामे के बारे में जानेंगे और बागो बहार में जो भी दरवेश है, पहले दरवेश, दूसरे दरवेश, तीसरे, उसके बारे में जो है मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे और उसके किरदार कौन कौन से है और क्या मकामात है उसके बारे में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो बिना देर किए तो आज का जो है मीर अमन दहलवी का हयात खिदमत के बारे में जानेंगे। तो पॉइंट जो है नाम मीर अमन था और तखल्लुस लुत्फ, ठीक है, और गंज खूबी के खती नुस्खे और बागो बहार के आखिरी शेर के मुताबिक है। तो बागो बहार दास्तान जो है मीर अमन दहलवी का है। बागो बहार के आखिरी शेर के मुताबिक जो है इनका नाम जो असल नाम मीर अमन है और तखल्लुस जो है इनका लुत्फ है। तज़किरा तबक़ात शोराए हिंद में करीमुद्दीन ने इनका नाम मीर अमन और तखल्लुस अम्मान लिखा है। तो किसने लिखा है, करीमुद्दीन ने लिखा है तबक़ात शोरा में, ठीक है। इनका नाम मीर अमन और तखल्लुस अम्मान। अब पूछा जाएगा अम्मान किनके मुताबिक जो है मीर अमन का तखल्लुस है, तो करीमुद्दीन के मुताबिक। अगला जो है मोहम्मद यहया तन्हा और नूरुल हसन नकवी ने असली नाम मीर अम्मान और अमन तखल्लुस बताया है। तो इनका जो है असली नाम जो है मोहम्मद यहया तन्हा और नूरुल हसन नकवी के मुताबिक जो है मीर अम्मान और तखल्लुस जो है अमन रखा गया है। डॉक्टर सोहेल बुखारी ने नाम मीर अमन और तखल्लुस लुत्फ और अमन दोनों करार दिया है। किसके मुताबिक, डॉक्टर सोहेल बुखारी के मुताबिक। मीर अमन दहली में 1732 में पैदा हुए, इसलिए इनका पूरा नाम हो गया मीर अमन दहलवी। नाम से क्या हो गए, मशहूर हो गए। मीर अमन का इंतकाल 1808 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इनकी पैदाइश जो है 1732 ईस्वी में दिल्ली में हुई और इंतकाल 1808 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। मीर अमन शायर भी थे। मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे क्योंकि इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी। मीर अमन 1761 ईस्वी में दिल्ली से आदिमाबाद गए। कब गए थे, 1761 ईस्वी में दिल्ली से आदिमाबाद। मीर अमन अजीमाबाद से कलकत्ता जाकर नवाब दिलावर जंग के छोटे भाई मीर मोहम्मद काजिम के अतालिक मुकर्रर हुए थे। जॉन गिलक्रिस्ट तक मीर अमन की रुसाई बहादुर अली हुसैनी के वसीले से हुई थी। 4 मई 1801 को फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में 40 रुपये महीने पर बहैसियत मुंशी मीर अमन का तकर्रुर हुआ था। तो अब ये आपका BBI है, इसको आप लगा लीजिएगा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो इसात जो हुई है 1800 ईस्वी में हुई है, ठीक है। उस टाइम जो है 4 मई 1801 ईस्वी को इनको क्या है मुलाजमत जो है 40 रुपये महीने पर बहैसियत मुंशी के जो है इनको तकर्रुर हुआ था मीर अमन दहलवी को। मीर अमन 5 साल मुलाजमत करने के बाद 4 जून 1806 ईस्वी में सबकदोश हुए थे, वहां से निकल गए थे। इनके आप कारनामे के बारे में जाए, मीर अमन के कारनामे। मीर अमन ने कुल 2 किताबें तहरीर की और ये दोनों किताबें उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की मुलाजमत के दौरान ही लिखी थी। तो मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज में कितनी किताबें तहरीर की थी, तो 2 किताबें तहरीर की थी, ठीक है। पहला जो था बागो बहार तब अव्वल 1840 में लिखा था, ठीक है। बागो बहार जो पहला जो है तबा अव्वल है रशीद हसन खान के मुताबिक जो है सबसे पहला बागो बहार 1840 में लिखा। दूसरा जो है गंजे खूबी 1219 सन हिजरी, ठीक है। मीर अमन ने बागो बहार के अलावा गंजे खूबी भी गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर फोर्ट विलियम कॉलेज में 1217 में लिखना शुरू किया था और 1219 में तकमील तक पहुंची थी। 1217 ईस्वी में क्या किया, इन्होंने लिखना शुरू किया था और 1219 तक क्या इनको मुकम्मल कर दिया था। तो इनकी 2 किताबें जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई थी। एक पहला जो था बागो बहार, दूसरा था गंजे खूबी। गंजे खूबी
मुल्ला हुसैन वाज कासफी की फारसी किताब इखलाक-ए-मुहसनीन का उर्दू तर्जुमा। ये भी आया, इसको लगा लीजिएगा। गंज खूबी जो है इखलाक-ए-मुहसनी का उर्दू तर्जुमा है। ठीक है, एक मुल्ला हुसैन वाज कासफी की फारसी किताब इखलाक-ए-मुहसनी है। फारसी किताब क्या इखलाक-ए-मुहसनी है। इसका जो है उर्दू तर्जुमा क्या है, गंज खूबी है, जिसको मीरामन दहलवी ने लिखा। तारीख अदब उर्दू जमील जालबी 424 जिल्द 100। यूजीसी के मुताबिक गंज खूबी अनवार सहेली का तर्जुमा है। यूजीसी के मुताबिक जो है गंज खूबी जो है अनवार सहेली का तर्जुमा है। तो अब यहाँ पे लगा लीजिएगा। ठीक है, अनवार सहेली का तर्जुमा कौन सा है, गंज खूबी है। गंज खूबी किसका तर्जुमा, इखलाक-ए-मुहसनी का तर्जुमा है। ठीक है, अगला है मीराबन के मुतालिक मुख्तलिफ आराव ख्यालात। तो ख्यालात जो है शुराए कराम का क्या क्या रहा है। ठीक है, तो मीर अमन ने नावल के लिए मौजूए जवान की बुनियाद डाली। ये अहसन फारूकी का ख्याल है। मीर अमन को उर्दू नस्ल में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को उर्दू शायरी में हासिल है। ये किसका ख्याल था, सर सैयद अहमद खान का ख्याल था। अगला है मीर अमन के यहाँ मुकालमा और बयान की जवान एक ही है। ये किसका ख्याल है, एहसान फारूकी का ख्याल है। तो ये भी आई है, इसको लगा लीजिएगा। ठीक है, ख्यालात। अब जो यहाँ से है मीराबन दहलवी का दास्तान बागो बहार, तकमील जो है 1802 ईस्वी में, इसात जो है 1804 ईस्वी में। लिखना जो शुरू किया था 1802 ईस्वी में और इसको मुकम्मल करके 1804 ईस्वी में क्या किया, शाही किया। ठीक है, तो इसका जब पहला पॉइंट है बागो बहार जदीद उर्दू नस्र का सहीफा अव्वल है, जो जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की निगरानी में लिखा गया था। ठीक है, बीबीआई इसको लगा लीजिए। ये ख्याल जो है ये किसके मुताबिक है, रशीद हसन खान के मुताबिक है। बागो बहार जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की निगरानी में लिखा गया। बागो बहार मीर अमन की तवेजात तसनीफ नहीं है, बल्कि यह तहसीन की नवतर्ज मुरशा 1775 ईस्वी से माखूज है, जो फारसी किस्सा चार दरवेश का आजाद तर्जुमा है। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिए। फारसी किस्सा जो चार दरवेश है, इसका जो है तर्जुमा जो है नौतर्ज मुरस्सा है, और नौतर्ज मुरस्सा का जो तर्जुमा है वो क्या है, बागो बहार है। ये आप याद रख लीजिए। बागो बहार जो है तर्जुमा लिखा गया नौतर्ज मुरस्सा से, जो 1775 ईस्वी में इससे माखूज है। और ये नौतर्ज मुरस्सा जो है, ठीक है, फारसी किस्सा चार दरवेश का आजाद तर्जुमा है। तो ये एक दूसरे और तीसरे से क्या है, लिंक है। और नौतर्ज मुरस्सा जो है अता हुसैन तहसीन की लिखी हुई किताब है। ठीक है, अगला है मीर अमन ने दिबाचे में उसका जिक्र नहीं किया। ये सब सारे जो है दिबाचे हैं। नौतर्ज मुरस्सा का तर्जुमा है कि वो नौतर्ज मुरस्सा का तर्जुमा अलबत्ता बागो बहार की इब्तदाई एसात के सर्ववर्ग पर यह इबारत दर्ज थी, बागो बहार तालीफ क्या हुआ मीर अमन दिल्ली वाले का माखज उसका नौतर्ज मुरस्सा की वो तर्जुमा क्या हुआ अता हुसैन तहसीन का फारसी किस्सा चार दरवेश है। तो अब पूछा जाएगा बागो बहार किसका माखज है, तो नौतर्ज मुरस्सा का माखज है। नौतर्ज मुरस्सा का माखज जो है आपका किस्सा चार दरवेश का है, और नौतर्ज मुरस्सा जो है अता हुसैन तहसीन का किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा है। फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई तमाम किताबों में सबसे अहम और मशहूर मकबूल किताब जो है बागो बहार है, जो मीर अमन दहलवी का लिखा हुआ किताब है 1804 ईस्वी। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। 1802 होता तो ये जो है लिखना शुरू किया गया था 1802 में, और 1840 में इसको मुकम्मल कर दिया गया था। मीर अमन ने डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर किस्सा चार दरवेश को आम बोलचाल की जबान में लिखा है, जैसा कि मीर अमन ने में खुद ही लिखा है। मवाकिफ हुक्म हुजूर के मैंने भी इस मुहावरे से लिखना शुरू किया जैसे कोई बातें करता है। किसका क्या कहना है, मीर अमन खुद कह रहे हैं, लिख रहे हैं। मीर अमन ने बागो बहार को 1216 ईस्वी मुताबिक 1801 में लिखना शुरू किया था। कहीं जो है 1800 का 2 है, कहीं 1 है, तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। और 1217 ईस्वी मुताबिक जो है 1802 ईस्वी में मुकम्मल किया गया। अब इसको मुकम्मल जो है 1804 ईस्वी में भी बताया जा रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। मीर अमन की इसकी तसनीफ का नाम बागो बहार तारीखी और जिसके हिजरी सन 1217 है, कहीं पे 1219वीं, अब ऊपर आप देखे होंगे। ठीक है, बागो बहार के 102 सफ़े जॉन गिलक्रिस्ट की एक इंतखाबी मजमूए हिंदी मैनूल में किस्से चार दरवेश के उन्वान से 1802 ईस्वी में छपे थे। अब यहाँ पे खुलासा हुआ कि किस्सा चार दरवेश जो है इसका उन्वान से 1802 ईस्वी में क्या हुआ थे, छपे थे। ठीक है, लेकिन बागो बहार जो 1804 ईस्वी आप लगाइएगा। ठीक है, 1802 ईस्वी में लिखना शुरू किया था, 1804 ईस्वी आपका मुकम्मल हुआ था, और किस्सा चार दरवेश का उन्वान से जो है 1802 ईस्वी में छपे थे। बागो बहार के साथ पहली मरतबा मुकम्मल किताब की सूरत में 1804 ईस्वी में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज काउंसिल ने बागो बहार को इनाम के लिए 31 अगस्त 1802 ईस्वी को मुंतखब किया था। तब 1802 ईस्वी में जो है मुंतखब किया था बागो बहार को इनाम के लिए, लेकिन बागो बहार की इसात जो है 1804 ईस्वी में हुई थी मुकम्मल किताब के तौर पे।
बागो बहार के आखिर में गिलक्रिस्ट का लिखा हुआ एक नातमाम पेश लफ्ज है। बागो बहार को गिलक्रिस्ट ने उर्दू जबान के लिए बीस बहार इजाफा करार दिया था। मीर अमन की जिंदगी ही में बागो बहार का तर्जुमा अंग्रेजी में हो गया था। अब ऐसे पूछा जाता है कि ऐसे कौन से मुसन्निफ है जिसकी जिंदगी में ही क्या हुआ, किताब जो है अंग्रेजी में तर्जुमा हो गया था। तो ये जो है मीर अमन देहलवी का किताब जो है बागो बहार, इसकी जिंदगी में ही क्या हो गया, तर्जुमा जो अंग्रेजी में हो गया था। बागो बहार का तर्जुमा फ्रांसीसी, पुर्तगाली और लातीनी जबानों में भी आई है। ये भी आई, इसको याद कर लीजिएगा। बागो बहार का तर्जुमा जो है किस किस जबान में है, तो फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है, लातीनी है और अंग्रेजी है। अंग्रेजी जुबान में जो है मीर अमन की जिंदगी में ही हो गया था। बागो बहार में दिल्ली की मुआशरत पेश की गई, ये भी आई लगा। ऐसे कौन से दास्तान है जिसमें दिल्ली की मुआशरत पेश की गई, तो वो है मीर अमन देहलवी की बागो बहार किताब। बागो बहार उर्दू नस्ल की पहली जिंदा किताब करार पाई है। इसका ख्याल है सैयद अब्दुल्ला का ख्याल है कि बागो बहार उर्दू की नस्ल की सबसे पहली जिंदा किताब है। बागो बहार में सादगी और प्रकारी की पेक वक्त जमा है, कलीमुद्दीन अहमद का ख्याल है। मीर अमन की बागो बहार इन तसनीफात में से है जो एक बार पैदा होकर फिर नहीं मरते। ये किसका ख्याल है, एहतसाम हुसैन का ख्याल है। बागो बहार में 5 मरकजी किस्से हैं, 4 दरवेश के और एक असल किस्सा बादशाह आजाद वक्त का है। ये भी आया, इसको लगा लीजिएगा। बागो बहार में कितने मरकजी किस्से हैं, तो 5 मरकजी किस्से हैं, जिसमें 4 दरवेशों का किस्सा है और एक असल किस्सा जो है बादशाह आजाद वक्त का किस्सा है। ये 5 मरकजी किस्से अपने अंदर जिमनी किस्से भी रखते हैं। अब पूछे जाए ऐसे कौन से किस्से हैं जो अपने अंदर जिमनी किस्से रखते हैं, तो वो है आपके बागो बहार। इन जिमनी किस्सों में ख्वाजा शागे प्रस्त का किस्सा अहमियत रखता है। और जिमनी किस्से में किसका किस्सा जो है सबसे अहम रखता है, ख्वाजा शागे प्रस्त का किस्सा जो है अहमियत रखता है जिमनी किस्सों में। बागो बहार का बुनियादी किस्सा इसकिया नहीं, लेकिन 4 दरवेशों के किस्से इसकी तफसीर है। बागो बहार जो है एक इसकिया किस्सा नहीं है, ये दास्तान नहीं है, लेकिन जो 4 दरवेश कहा जाता है, इन दरवेशों के किस्से जो इसकी तफसीर से मुताल्लिक है। अब यहाँ जो है बागो बहार का खुलासा, तो अब खुलासा है कि किस्सा दर किस्सा जो है क्या है। मुल्क रोम का बादशाह आजाद वक्त बुरा हो रहा है, लेकिन उसके कोई औलाद नारीना नहीं है जो उसके बाद तख्तो ताज का वारिस बन सके। ठीक है, तो मुल्क रोम का बादशाह जो था आजाद वक्त था, वो बुरा हो रहा था, लेकिन उसके तख्तो ताज के लिए कोई वारिस नहीं था। इसी उलझन में वो सल्तनत को छोड़कर गोशाए गिर हो जाता था, मतलब सल्तनत छोड़ के कहीं अपना अपना जिंदगी काटने के लिए जाता। वजीर जो है खिरदमंद उसे समझाता और तसल्ली देता। अब यहाँ पूछा है वजीर का नाम क्या था, तो खिरदमंद था। इस बात से सुनकर बादशाह को उस बात को तकदीर पर छोड़ देता और रात को भेष बदलकर गोरिस्तान जाने लगता है। एक दिन बादशाह को दूर से एक शोला सा नजर आता है। उसी वक्त उसके दिल में ख्याल आता है कि आंधी और अंधेरे में ये रोशनी हिकमत से खाली नहीं है। वहां जाता है तो देखता है कि 4 दरवेश गले में कफनियां डाले आलम बेहोश में खामोश बैठे हैं। वो उन फकीरों की हकीकत जानने के लिए एक गोशे में छुप कर बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है, आजाद वक्त बैठ जाता है। क्या करने के लिए, तो 4 दरवेश जो है अपने आलम बेहोशी में जो खामोश बैठे थे, तो वो अपने फकीरी आलम में जो है हकीकत जानने के लिए, ठीक है, वो उनकी बातें सुनने के लिए क्या करते हैं, गोशे में छुपकर बैठ जाते हैं। इत्तेफाक एक फकीर को छींक आती है। तीनों फकीर चौंक पड़ते हैं, चराग को उकसाते हैं और दौरान गुफ्तगू तय करते हैं कि अपनी अपनी सरगुजश्त सब बयान करें। चुनांचे पहला दरवेश अपना किस्सा सुनाता है। यहाँ से जो है आपका दरवेश का किस्सा शुरू होता है। यहाँ पर रूम का बादशाह जो था आजाद वक्त था, तो रोम का बादशाह जो था आजाद वक्त था, उसके सल्तनत में कोई वारिस नहीं था। तो वारिस नहीं था तो वो उनका जी नहीं लगता था, तो वो क्या किया था, अपना राजपाट छोड़ के क्या किया, निकल गया था फकीरी की आलम में। तो वो कहीं अंधेरे में कहीं रोशनी की हिकमत देखकर वो क्या किया, ठहर गया। तो वहां देखता है कि 4 दरवेश अपने गले में कपनियां डाले क्या होते हैं, बेहोशी की आलम में खामोश बैठे हुए हैं। उसकी बात सुनने के लिए क्या करते हैं, वो छुप कर बैठ जाते हैं। लेकिन उसी में फकीर को छींक आती है, तो क्या करते हैं, तीनों फकीर चौंक पड़ते हैं। फकीर क्या है, दरवेश है। तो चराग जो है रोशनी जो होता है उकसाते हैं, जलाते हैं और अपना गुफ्तगू तय करते हुए अपना अपना सरगुजश्त जो पीछे गुजरा है वो सब अपना बयान करने के लिए शुरू करते हैं। तो उसमें से पहला दरवेश था अपना किस्सा सुनाता है। तो यही जो है शेर पहले दरवेश की है। तो पहला दरवेश अपना किस्सा सुनाता है। मीर अमन के लफ्जों में ये शेर जो है पहले दरवेश की है। इब्तिदा जो है कुछ यूं होती है, पहला दरवेश
दो जानो हो बैठा और अपनी शेर का किस्सा इस तरह से कहने लगा। शेर का किस्सा, शेर जो होता है, शेर का किस्सा इस तरह से कहने लगा, या माबूद अल्लाह, इधर मतवज्जा हूँ और माजरा इस पर शरोपा का सुने। ये सरगुजश्त मेरी जरा कान इधर सुनो, मुझको फलक ने कर दिया जेरो जबर सुनो। जो कुछ के पेश आई है शिद्दत मेरे तई, उसका बयान करता हूँ तुम सर बेसर सुनो। तो ये उनका जो था शेर था। अब यहाँ से जो है दरवेश का है। पहला दरवेश यमन के सौदागर ख्वाजा अहमद का लड़का है, जो अपने बाप की दौलत लुटाकर अपनी बहन के घर जा बैठता है। फिर बहन की नसीहत करने पर सौदागरी के लिए दमिश्क जाने के लिए तैयार होता है और बहन के दिए हुए 50 तोरे असरफी से सौदागरी के सामान खरीदकर एक बड़े सौदागर के हवाले कर देता है। फिर खुशी के रास्ते दमिश्क रवाना हो जाता है, जबकि सौदागर दरिया के रास्ते आता है। तो ये यूं कहानी है कि पहला दरवेश जो है यमन के सौदागर ख्वाजा अहमद का लड़का। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि पहला दरवेश कहाँ का था। ठीक है, तो यमन का था और उसका नाम क्या था, ख्वाजा अहमद का लड़का था, जो अपने बाप की दौलत को क्या करता है, लुटा देता है और अपने बहन के घर जाके बैठ जाता है। तो बहन अपने भाई को कुछ नसीहत देती है सौदागरी के लिए, तो वो सौदागरी के लिए क्या करते हैं, दमिश्क जाने के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है। और बहन उसे कितने 50 तोरे असरफियां भाई को दे देती है सौदागरी के सामान खरीद कर, और सौदागर के हवाले कर देता है। फिर वो खुशकी के रास्ते से क्या होता है, दमिश्क के लिए रवाना हो जाता है। जब दमिश्क पहुंचा तो चूंकि रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए उसे शहर पनाह की दीवार के तले रात गुजारनी पड़ती है। इसी दरमियान दरवेश किला की दीवार से एक संदूक को नीचे आते देखता है तो वो हैरत में पड़ जाता है, और जब वहां जाकर ढक्कन उठाता है तो एक मासूक खूबसूरत कामनी सी औरत, जिसके देखने से होश जाता रहे, मतलब होश उड़ जाता है, उस संदूक से एक मासूक जो है खूबसूरत जो है लड़की है, ठीक औरत है, घायल लहू में तरबतर आंखें बंद किए कलम लाती है। आहिस्ता आहिस्ता होठ हिलते हैं और यह आवाज मुंह से निकलती है, हाय कमबख्त बेवफा, ए जालिम पर जफा, बदला इस भलाई और मोहब्बत का यही था जो तूने किया। दरवेश सब गुजरने के बाद इस दो सीजा को अपने साथ लाकर एक घर किराया पर लेता है और ईशा टामी हुज्जाम से जो जुराही के फन से खूब वाकिफ होता है उसकी इलाज करवाता है। तो यहाँ पे है हज्जाम और जुराही। ये पूछा जाता है तो हज्जाम और जुराही किस दरवेश का किरदार है, तो ये जो है पहले दरवेश का किरदार है। इस पर परी के कहने पर दरवेश एक यूसुफ नामी सौदागर के पास पहुंचता है। यूसुफ नामी भी पहले दरवेश का आपका किरदार है और सौदागर को दावत देता है। यूसुफ अपनी महबूबा के साथ दरवेश के यहाँ आता है। शहजादी यूसुफ और उसके महबूबा को कत्ल करके गायब हो जाती है। शहजादी यूसुफ और उसके महबूबा कत्ल करके क्या हो जाती है, गायब हो जाते हैं। फिर बहुत तलाश के बाद मिलती है और पहले दरवेश से शादी होती है, फिर गायब हो जाती है, जिसकी वजह से पहला दरवेश खुद को पहाड़ की चोटी से गिराकर हिलाक करना चाहता है। जब पहले दरवेश से शादी होती है तो फिर वो क्या होता है, गायब हो जाता है, कौन, लड़की, जिसकी वजह से पहला दरवेश खुद को पहाड़ की चोटी से ऊपर जाकर और अपने को खुद को क्या हिलाक करना चाहता है। उसी वक्त एक सब्ज वो शवार मुंह पर नकाब डाले उसके हाथ पकड़ लेता और नवेद देते हैं कि थोड़े दिनों में रूम के मुल्क में 3 दरवेश तुझसार के ऐसी ही मुसीबत में फंसे हुए तुझसे मुलाकात करेंगे और वहां के बादशाह का नाम आजाद बख्त है। तो वो अपना जो है नकाब पोश जो है वो उसके हाथ पकड़ के उसको क्या करते हैं, अपने उसको मतलब बताते हैं, समझाते हैं, थोड़े दिनों में रोम के मुल्क में 3 दरवेश तुझ जैसे जो है ये मुसीबत में फंसे हुए थे, उनसे मुलाकात करेंगे और वहां के बादशाह का नाम जो है क्या है, आजाद बख्त है, कहाँ, रोम का। उसको भी एक बड़ी मुश्किल दरपेश है। जब वो भी तुम पर 4 फकीरों के साथ मिलेंगे तो हर एक दिल का मतलब और मुराद जो है ये खूबी हासिल होगी। पहला दरवेश अपना किस्सा खत्म करता है और दूसरा शुरू करता है। तो यहाँ तक जो थे पहले दरवेश का था जो पहाड़ पर खुद को हिलाक करने के लिए गया था, तो वहां से जो है एक दिलासा मिला। तो इसी तरीके से चारों दरवेश एक जगह बैठे थे। तो अब पहले दरवेश ने अपना माजरा सुनाया, अब दूसरे दरवेश का है सैर दूसरे दरवेश की। मीर अमर के लफ्जों में सैर जो है दूसरे दरवेश की है। इब्तिदा इस तरह होती है, जब दूसरे दरवेश के कहने की नौबत पहुंची वो 4 जानू हो बैठा और बोला, ए यारो, इस फकीर का टक माजरा सुनो, मैं इब्तिदा से कहता हूँ ना इंतहा सुनो, जिसका इलाज कर नहीं सकता कोई हकीम हैगा, हमारा दर्द निबटला दवा सुनो। दूसरे दरवेश के किस्से का करीना मुख्तलिफ है। पहला दरवेश यमन के मुल्क इल्तजार ख्वाजा अहमद का बेटा है और दूसरा दरवेश मुल्क फारिस का बादशाह जादा है। अब यहाँ पहला दरवेश जो है यमन का है, दूसरा दरवेश जो है
है मुल्क फारस का बादशाह का शाहजादा है, जो हातिम ताई की सखावत का किस्सा सुनकर खुद भी बड़ा अलमखी बन जाता और एक अजीब खैरात खाना जारी करता है। वहाँ एक दिन एक फकीर आता और बसरे की शहजादी के सखावत का हाल बयान करता है। बादशाह ज्यादा सवार गुजार सफर तय करके बसरा की शहजादी के यहाँ पहुंचता और उसका निकाह का पैगाम देता है। शहजादी अपने मुलाजिम बहरोज के जरिए उस जवान का किस्सा बताती है। तो फारस का शहजादा जो था बासी है। इसके बाद जो है शहजादी वाली बसरा की बेटी का किस्सा सुनाती है कि कैसे उसके बाप ने ये कहने पर कि वो अपनी किस्मत खाती है इस जंगल में डलवा दिया, जहाँ किस्मत से एक दफीना उसे मिलती है जिससे वो सबको फैज पहुंचा रही है। यमन का बादशाह ज्यादा शहर नीम रोज को रवाना होता है। तो इसमें जितने भी किस्से किरदार हैं उस सबको आपको याद करना होगा। भी आई है ये सिर्फ मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में, बहुत बड़ा किस्सा है बागो पहाड़ का, तो थोड़ा सा हम पढ़ के ही सुना देता हूँ, उतना समझाने में जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है किरदार आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और नीम रोज के शहजादे का ये राज मालूम करता है। राज मालूम होने के बाद अज राहे हमदर्दी वो उस नौजवान शहजादे की मदद करने के लिए उस परी की तलाश में निकलता है, लेकिन नाकाम रहता और मायूस होकर खुदकशी करने वाला होता है कि वहीं सवार बुर्का पोश उसे नवेद देते हैं जैसे पहले दरवेश को दी थी। तो वही यहाँ भी जो है आपका जो है हलाक होने के लिए, खुदकशी करने के लिए आया था, वही बुर्का पोश जो है उसे नवेद देते हैं, दिलासा देते हैं जैसे पहले दरवेश को दी थी। उसका किस्सा खत्म होने तक सुबह हो जाती है। सुबह होते ही आजाद वक्त अपने महल वापस आता है और वहीं उन सब दरवेशों को बुलवा लेता है। पहले बादशाह वक्त अपनी सरगुजश्त बयान करता है जिसमें ख्वाजा सगे प्रस्त का किस्सा शामिल है। जिमनी किस्सा जो है ख्वाजा सगे प्रस्त का है। तो जो है दिन हो जाता है तो आजाद वक्त जो है अपने महल जो होते हैं लौट जाते हैं और वहीं जो है चारों दरवेश को बुलवा लेता है। और पहले बादशाह जो है आजाद वक्त अपनी जो है बीती हुई सरगुजश्त है उसको सुनाता है दरवेशों को, जिसमें ख्वाजा सगे प्रस्त का किस्सा शामिल है। ठीक है, जो आजाद वक्त सुनाता है उसमें सगे प्रस्त का किस्सा शामिल है। अब यहाँ पर सरगुजश्त किस्सा कौन सा आजाद वक्त का, ये आप सुन लीजिए। आजाद वक्त बादशाह का किस्सा महज एक धागे का हिस्सा है, मतलब इनका जो किस्सा है एक जो है आजाद वक्त का किस्सा एक महज एक धागे के जैसे है। ठीक है, इसमें ख्वाजा सगे प्रस्त का किस्सा ही सब कुछ है। बादशाह के एक लाल पर नाज करना और वजीर का उसे बताना कि उससे बेहतर कई लाल एक कुत्ते के पट्टे में जुड़े हुए हैं। आजाद वक्त गुस्से में आकर वजीर को कैद कर देता है और वजीर की बेटी लड़के का भेष बदलकर ख्वाजा सगे प्रस्त के पास पहुंची और उसे आजाद वक्त तक ले आती है। ये सब किस्से की तमहीद है, मतलब है शुरुआत है। वजीर जादी के साथ आजाद वक्त के हुजूर में आकर सगे प्रस्त अपना किस्सा बयान करता है जो तवील और सुन्नी खैज है। ठीक है, इसमें वाकयात के बाद वाकयात आते हैं जिनसे सगे प्रस्त दो चार हुआ। इसमें ख्वाजा सगे प्रस्त उसके दो भाइयों का हाल बयान में आता है। तो सगे प्रस्त जो है उनको कैद कर लिया जाता है, तो उनको बुलवाता है, उनसे वाकयात पर वाकयात सुनते हैं। सगे प्रस्त दो चार हुआ, इसमें ख्वाजा सगे प्रस्त उसके दो भाइयों का हाल भी बयान उसमें आता है। सगे प्रस्त हर बार मोहब्बत और भाई हर बार बेवफाई दुश्मनी दिखाते हैं। कौन सगे प्रस्त के किस्से में हैं। तो सगे प्रस्त का किस्सा जो है उसमें जो है जवाहरात का किस्सा भी आता है जो कुत्ते के गले में जो है पट्टे पड़े हुए थे। आखिर में वजीर जादी जो है ख्वाजा सगे प्रस्त क्या होती है, शादी हो जाती है और इन दोनों की शादी जो होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं उनका नाम क्या रखा जाता है, आजाद वक्त रखा जाता है। तो आजाद वक्त ही सगे प्रस्त की कहानी को सुनाता है और ये जो है बड़े ओहदे पर फैज होता है। फिर तीसरे और चौथा दरवेश आजाद वक्त के हुजूर में अपने वाकयात बयान करते हैं। तो ये जो वाकयात सुना रहे थे आजाद वक्त सुना रहे थे। अब जो है पहले दरवेश दूसरे दरवेश हो गए, अब जो है तीसरे और चौथे दरवेश आजाद वक्त के हुजूर में अपना वाकयात बयान करते हैं। तो शेर जो है तीसरे दरवेश की, ठीक है, मीरवन के लफ्जों में शेर जो है तीसरे दरवेश की इब्तिदा इस तरह होती है। तीसरे दरवेश को कोट बांध बैठा और अपनी शेर का बयान इस तरह से करने लगा। अहवाल इस फकीर का ए दोस्तां सुनो, यानी जो मुझ पे बीती है वो दास्तान सुनो, जो कुछ कह साहे इश्क ने मुझसे क्या सलूक, तफसीलदार करता हूँ इसका बयान सुनो। अब यहाँ जो है तीसरा दरवेश जो अपना बयान शुरू करते हैं। तीसरा दरवेश के किस्से में वो अजम का बादशाह था। ये कहाँ का बादशाह था, अजम का। पहला जो था यमन का, ठीक है, दूसरा था फारस का और तीसरा जो है अजम का। और इसका किस्सा तमाम तरफरंग की शहजादी से ताल्लुक रखती है। ठीक है, इसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है, एक तरफ नोमान सयाह है जो फरंग की शहजादी और उसके चचाजाद भाई का किस्सा सुनाता है जो पिंजरे में कैद है। बादशाह ज्यादा तीसरे दरवेश बेताब होकर शहजादी के मुल्क पहुंचता है। वहां मालूम होता है कि वो शहजादा जो पिंजरे में कैद था कत्ल किया जा चुका है। उसका
कोका उसे संदूक में रखकर शहर में लिए फिरता है, उसका मातम करता है। इस जवान से दरवेश की मुलाकात होती है और वो उसके तौसीत से शहजादी तक पहुंचता है और उसे हासिल कर लेता है। कौन? दरवेश। यह जवान जिसका नाम बहजाद खान है, ठीक है। दरवेश और शहजादी को बादशाह से जंग करके निकाल लाता है। रास्ते में एक दरिया पड़ता है जिसमें घोड़ों पर सवार शहजादी और बहजाद खान डूब जाते हैं। तो जो है घोड़ों पर सवार होकर जो है शहजादी और बहजाद खान जो है दरिया पार करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस दरिया में डूब जाते हैं। ये देखकर दरवेश भी खुद को खत्म करने के लिए दरिया में डूब जाना चाहता है, लेकिन ऐन उस वक्त सवार बुरकापोश, वही जो है बुरकापोश आकर बशारत देते हैं कि मायूस मत हो, ठीक है, दोनों से तेरी मुलाकात होगी, मतलब फकीरी से मुलाकात होगी, दरवेश से मुलाकात होगी और उस मुल्क रोम जाने की हिदायत करने में, जहां उसे दो दरवेश मिलेंगे, जब उनसे मिलेगा अपनी मुराद को पहुंचेगा, दरवेश से मिलेगा तो अपनी मुराद को पहुंचेगा। तब ये जो है आपका चौथे दरवेश का अपना बयान है। मीर अमन के लफ्जों में सैर चौथे दरवेश की है। ये इब्तिदा इस तरह होती है, चौथा फकीर अपनी सैर की हकीकत रो रो कर इस तरह दोहराने लगा। किस्सा हमारे बेशरोपाई का भी सुनो, अपना ध्यान रख के मेरा हाल सब सुनो, किस वास्ते मैं आया हूँ यहाँ तक तबाह हूँ, सारा बयान करता हूँ इसका सबब सुनो। तो चौथा दरवेश जो है अपना बयान शुरू करता है। चौथा दरवेश जो है बादशाह चीन का बेटा है, ठीक है, बादशाह जो है चीन का बेटा है। दरवेश का बाप मरते वक्त अपने भाई को वसीयत करता है कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो उससे अपनी लड़की की शादी करके तख्ते सल्तनत इसे दे देना, लेकिन चचा उसे मुराद ना हुक्म मरवाने का हुक्म देता और मुबारक नामी गुलाम को यह काम सौंपता है। तो ये मुबारक नामी जो है नाम जो का किरदार जो है किस दरवेश में है, तो चौथे दरवेश में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मुबारक शहजादे का दिल से वफादार था, उसे कत्ल करने के बजाय वो जिनों के बादशाह मुल्क सादिक के पास ले जाता है। तो ठीक है, तो मुल्क सादिक जो है भाई, मतलब एक शर्त रख दिया मलिक सादिक, ठीक है, कि उसके पास एक महबूबा, उसको उसकी तस्वीर उसके पास है और तलाश करके उसे लाए। मुबारक और दरवेश उसी लड़की महबूबा के मुल्क पहुंचते हैं। वहां एक फकीर लड़की पर आक्षेप का किस्सा उसे सुनाता है, जिसके घर में उसके बाप बादशाह ने उसे डाल दिया था। दरवेश खुद उस लड़की पर आशिक हो जाता है, मगर मुबारक की हिदायत पर उसके करीब नहीं जाता है। और जब उसे लेकर मलिक सादिक के पास आता है, तो मुबारक एक ऐसा तेल उस लड़की के जिस पर मल देता है कि जब वो मलिक सादिक के सामने आती है तो बदबू से उसका दिमाग परकंदा हो जाता है। तेईस में आकर मलिक सादिक मुबारक और बादशाह ज़्यादा दरवेश को मारने की धमकी देता है। बादशाह ज़्यादा मलिक सादिक का खंजर छीनकर उसकी तोंद में घोंप देता है। कौन घोंप देता है? सादिक खंजर छीनकर। बादशाह ज़्यादा मलिक सादिक का खंजर छीनकर क्या करता है? उसकी तोंद में घोंप देता है। किस्से में आकर मलिक सादिक उसकी लात रसीद करता है, लात से उसको क्या करता है? मारता है। और जब बादशाह ज़्यादा दरवेश होश में आता है तो खुद को खार जार जंगल में पाता है। मायूसी के आलम में वो जान देने वाला ही था कि बुरकापोश आकर कहते हैं कि जल्द रोम को जाओ, 3 शख्स ऐसे ही आगे गए हैं, उनसे मुलाकात कर। चौथे किस्से के बाद ही आजाद वक्त के यहाँ लड़का पैदा होने की खबर आती है। कुछ देर बाद ये खबर भी आती है कि जिस वक्त शहजादे को नहला धुलाकर दाई की गोद में दिया, एक अबर का टुकड़ा आया और दाई को घेर लिया और शहजादा गायब हो गया। तीसरे दिन वही बादल फिर आता है और शहजादे को जुराव पंघुला में वापस कर जाता है। हर जुमरात को यही होता है। आजाद वक्त एक जुमरात को एक सुक्का पंघोले में रख देता है और उसके जवाब में एक हवादार आकर आजाद वक्त और चारों दरवेशों को साथ लेकर जिन्नों के बादशाह मलिक शाहपाल के यहाँ पहुंचा देता है। यहाँ आकर शाहपाल के वसीले से सबकी मुरादें बढ़ आती हैं, वर सारे किस्सों के भेद खुल जाते हैं और उस दुआ के साथ इलाही जिस तरह ये 4 दरवेश और 5 बादशाह आजाद वक्त अपनी मुराद को पहुंचे, इस तरह हर एक नामुराद मकसद दिल अपने करम और फजल से बरला। ये जो थे 4 दरवेश के अपने अपने किस्से थे और एक आजाद वक्त के किस्से थे, जिसमें जो है ख्वाजा संग परस्त का हिस्सा था। इसमें जो किरदार और मकामात की पहचान है, आजाद वक्त रोम का बादशाह था जिसका पाया है तख्त कुस्तुनतुनिया, जिसको इस्तांबुल कहते हैं था। ये जो है किरदार है, अहम है, बीबीआई, इसको याद कर लीजिएगा। आजाद वक्त के वजीर का नाम किरमन था। आजाद वक्त के वजीर का नाम क्या था? किरामन था। और आजाद वक्त कहाँ का बादशाह था? रोम का बादशाह था। पहला दरवेश जो है मुल्क यमन के बामलिक
अल तज्जार सौदागर ख्वाजा अहमद का बेटा था। पहले दरवेश की शादी दमिश्क की शहजादी से होती है। ये भी आपका बीबीआई, ये किरदार जो है आपके बीबीआई है। पहले दरवेश तिजारत के लिए दमिश्क खुशकी के रास्ते से घोड़े पर सवार होकर गया था। ईशा नाम का एक जुर्रा जिससे पहले दरवेश ने शहजादी का इलाज कराया था एक हुज्जाम था। ठीक, ईसा नाम का एक जुर्रा था, ठीक है, और पहले दरवेश ने शहजादी का इलाज जो करवाया था एक हुज्जाम था। यूसुफ नामी किरदार का जिक्र भी पहले दरवेश के किस्से में हुआ है। यूसुफ नामी जो है किरदार किस दरवेश में हुआ? पहले दरवेश में हुआ। सैयदी बहादुर दमिश्क की शहजादी का खजांची था। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया था। सैयदी बहादुर जो है किसकी खजांची थी? कौन से शहर की? तो दमिश्क की। किस शहर की जो थी खजांची थी? ठीक है। दूसरा दरवेश मुल्क फारिस का शहजादा था। दूसरा दरवेश जो है मुल्क फारिस का शहजादा था। दूसरा दरवेश ने बसरा का सफर किया था। दूसरा दरवेश की शादी बसरा की शहजादी से हुई थी। तो दूसरा दरवेश जो है उसकी शादी कहाँ से हुई थी? बसरा की शहजादी से। कहा बसरा। दूसरे दरवेश को शहर नीम रोज का किस्सा बहरूर ने सुनाया था। बहरूर ने सुनाया था शहर नीम रोज का किस्सा। बदख्शां का सौदागर आजाद बख्त के दरबार में आया था। वजीर को फरंग के इलायची ने कत्ल होने से बचाया था। आजाद बख्त ने वजीर को पंडित खाने में कैद करवाया था। ख्वाजा सरप्रस्त मुल्क फारस का सौदागर था। ये भी आपको याद रखना है, ख्वाजा सरप्रस्त मुल्क फारस का सौदागर था। ख्वाजा सरप्रस्त ने अपने भाइयों को बुखारा जाने वाले काफिले के साथ रवाना किया था। ख्वाजा सरप्रस्त का मंझला भाई उसकी लौंडी पर आशिक हुआ था। ख्वाजा सरप्रस्त दरबार से बचने के बाद शहर शवाद में दाखिल हुआ था। ख्वाजा सरप्रस्त को जिंदाए सुलेमान में कैद किया गया। ये भी आई है, इसको याद कर लीजिए। ख्वाजा सरप्रस्त को कहाँ कैद किया गया था? जिंदा ने सुलेमान में कैद कर दिया था। ख्वाजा सरप्रस्त और वलियत शर अंदीप की सरहद पर उसके दोनों भाइयों ने वार किया था। ख्वाजा सरप्रस्त ने आजरबाईजान के वासिंदे से लाल लिए थे। ख्वाजा सरप्रस्त की दास्तान सुनकर उसके कुत्ते को देखकर जिसके पट्टे पर वार अदद लाल तिनके हुए थे, आजाद बख्त ने वजीर को रिहा कर दिया था। वजीर जादी की शादी ख्वाजा सरप्रस्त से हुई थी। तीसरा दरवेश अजमेर के बादशाह का बेटा, उसने मुल्क फरंग की सैर की थी। तीसरे दरवेश की शादी जो है फरंग की मलिका से हुई थी। वह जाद खान ने एक राश घोड़ा तुर्की पर तीसरे दरवेश को सवार करके रवाना किया था। मलका का नाम मेहर निगार और रस्साजादा का नाम गार था। चौथा दरवेश चीन के बादशाह का बेटा था। चौथे दरवेश की शादी पीर मर्द अजमी की बेटी से हुई थी जो मलिक सादिक के कब्जे में थी। आजाद बख्त यहाँ माहिरू के वतन से बख्तियार पैदा हुआ था। आजाद बख्त के यहाँ जो है माहिरू के वतन से जो है बख्तियार पैदा हुआ था। मलिक शाहपाल जो जिनों का बादशाह था उसकी बेटी का नाम रोशन अख्तर था। तो मलिक शाहपाल जो था जिनों का बादशाह था और उसकी बेटी का नाम क्या था? रोशन अख्तर। बख्तियार की शादी रोशन अख्तर से होती है। नीम रोज के बादशाह की बेटी का निकाह बहजाद खान से होता है। ये सारे किरदार जो है आपके अहम है, ये सारे किरदार आपको याद कर लीजिएगा। अगर नहीं हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। ख्वाजा जादा यमन यानी यमन की शाहजादा और बहजाद खान के ने आजाद बख्त की रफाकत कबूल की थी। बागो बहार के दूसरे किस्से में बसरा की शहजादी अपने मुलाजिम बहरूर के जरिए जिस जवान का किस्सा बताती है वो हर महीने जुमरत का मर्तबान लेकर बैल पर सवार होकर जाता है। बागो बहार में बुनियादी तौर पर 5 अफराद के किस्से बयान किए गए हैं। एक पहले दरवेश, दूसरे दरवेश, तीसरे दरवेश, चौथे दरवेश, एक ख्वाजा संगे परस्त। ठीक है। पहला किस्सा पहले दरवेश का जो 4 दरवेशों के किस्सों में सबसे तवील किस्सा, जबकि बागो बहार के बुनियादी 5 किस्सों में तवालत के एतबार से पहले दरवेश का किस्सा दूसरे नंबर पर है। तो पहले दरवेश का किस्सा जो है दूसरे नंबर पर है। इसे पहला किस्सा पहले दरवेश का है जो 4 दरवेशों के किस्सों में सबसे तवील किस्सा जो है किस्सा है। तो पहला दरवेश जो है सबसे तवील किस्सा है और पहला दरवेश का किस्सा जो है दूसरे नंबर पर है। तवील किस्सा है लेकिन दूसरे नंबर पर है। दूसरा किस्सा दूसरे दरवेश का है जो 4 दरवेशों के किस्से में तवालत के एतबार से दूसरे नंबर पर है लेकिन बागो बहार के 5 किस्सों में तीसरे नंबर पर है। बागो बहार के 5 किस्सों में तीसरे नंबर पर जो किस्सा है दूसरा दरवेश का है, लेकिन दूसरा किस्सा जो है दूसरे दरवेश का दूसरे नंबर पर है। लेकिन पहला किस्सा पहले दरवेश के 4 दरवेशों किस्सों में सबसे तवील किस्सा जो है पहले दरवेश के है। और बागो बहार में जो है 5 किस्से आए हैं उसमें पहला दरवेश का किस्सा जो है दूसरे दरवेश का है और दूसरे दरवेश का किस्सा बागो बहार में तीसरे नंबर पर है। तीसरा किस्सा जो ख्वाजा सरप्रस्त का किस्सा है जो सरगुजश्त आजाद बख्त बादशाह की उन्वान से है। तो आजाद बख्त ने खुद अपने जवान से जो है ख्वाजा सरप्रस्त का किस्सा बयान किया है
जो तीसरा किस्सा कहलाया। ये बागो बहार यानी पांचों किस्सों में सबसे तवील किस्सा है। अब पूछा जाएगा बागो बहार में सबसे तवील किस्सा किसका है, तो ख्वाजा सके प्रस्त का किस्सा जो है सबसे तवील किस्सा है। लेकिन पहला दरवेश भी आपका तवील किस्सा है। चारों दरवेश में सबसे पहला किस्सा जो है पहला किस्सा का है, लेकिन पांचों किस्सों में जो है सबसे पहला मतलब सबसे तवील किस्सा किसका है, ख्वाजा सगे प्रस्त का किस्सा है। चौथा किस्सा तीसरे दरवेश का किस्सा है। चौथा किस्सा जो है तीसरे दरवेश का किस्सा है, जो चारों दरवेशों के किस्सों में सबसे छोटा, बल्कि बागो बहार के पांचों किस्सों में सबसे छोटा किस्सा है। चौथा दरवेश का किस्सा जो है चारों दरवेश किस्सों में सबसे छोटा है और बागो बहार का भी पांचों में सबसे छोटा किस्सा है। पांचों किस्सा चौथे दरवेश का है, जो चारों दरवेशों के किस्से में तवालत के एतबार से तीसरे नंबर पर है। पांचवा किस्सा जो है चौथे दरवेश का है, लेकिन तीसरे नंबर पर है, यानी मजमूई तौर से सबसे तवील किस्सा सागे प्रस्त का है। अब पूछा जाएगा सबसे तवील किस्सा जो है पांचों दरवेश में किसका है, तो सगे प्रस्त का। चारों दरवेश सबसे तवील किस्सा जो है पहला दरवेश का। नोट दोस्तों, जब यह पूछा जाए कि किस दरवेश का किस्सा सबसे तवील है, तो जवाब पहला दरवेश का होगा। लेकिन जब ये पूछा जाए कि बागो बहार का कौन सा किस्सा तवील है, तो जवाब तीसरा किस्सा यानी ख्वाजा सगे प्रस्त का किस्सा होगा। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आजाद वक्त बागो बहार का मरकजी किरदार, सबसे मुतहर्रिक किरदार जो है आजाद वक्त का है, बागो बहार का मरकजी किरदार। किस्से के अहम किरदार ख्वाजा सगे प्रस्त और उसके भाई के हैं। किस्से का अहम किरदार जो है ख्वाजा सगे प्रस्त उसके भाई के। नुस्वानी किरदारों में दमिश्क की शहजादी के आदात व एतबार शाहाना नौयत के हैं। बसरे की शहजादी अपने फहम और जहावत की बिना पर कारी की तवज्जो का मरकज बन जाती है। लेकिन नुस्वानी किरदारों में सबसे अहम किरदार जो है वजीर जादी का है। दीगर किरदार जो है इसमें ये आप लिबियाई इसको याद कर लीजिएगा। नौफल बादशाह, बहरूर, हसीबी मुबारक बादशाह, मलिक सादिक, हातिम ताई, बेदार वक्त, यूसुफ सौदागर, ये सारे किरदार इनके यहाँ हैं। तो ये सारे किरदार आप याद कर लीजिएगा। कौन से दरवेश में किस किस का किरदार है, क्या क्या नाम है। तो आपको वीडियो कैसा लगा पूरे मुकम्मल बागो बहार मीरामन दहलवी का, तो आप लोग जरूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।